Hello and welcome. This is the last part of this chapter. Today we are going to discuss meaning of liberalism and freedom of expression. So let's begin the chapter. Liberalism. Liberalism has been identified with tolerance. It means that right of person to hold and express his her opinion and belief should be defended. Liberalism का मतलब टॉलरेंस से लिया जाता है. कोई व्यक्ति अपनी जो फीलिंग्स है उसको वो एक्सप्रेस कर सके, अपनी विचारधारा को बतला सके, और उसको जब ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है तब लोगों के अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, मतलब लोगों में एक क्षमता होनी चाहिए कि वो उसकी बातों को सुने. मॉडर्न लिबरलिज्म फोकस ऑन इंडिविजुअल. दे एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल्स चॉइस एंड इंटरेस्ट्स. फैमिली, सोसाइटी एंड कम्युनिटी हैव नो वैल्यू. जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो केवल इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, उनका उस इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर कि एक पर्टिकुलर पर्सन वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है. कि फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी की कोई जगह नहीं है, उसकी इच्छा की वैल्यू है. सोसाइटी क्या चाहती है, फैमिली क्या चाहती है, नहीं, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है जो मॉडर्न लिबरलिज्म है. यानी हर इंडिविजुअल को उसकी फ्रीडम मिले, हर इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके और जो वो चाहे उसको करने का राइट होना चाहिए. मॉडर्न लिबरल्स गिव्स प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल लिबर्टी रादर देन इक्वलिटी. Now we are going to discuss what is the difference between classical and modern liberalism. Classical liberalism and the classical liberalism, there was minimal state and only functions they used to carry out was to maintain their law and order. Minimal स्टेट की बात करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म वाले, और वो कहते हैं स्टेट को केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जितना वो फंक्शन करना है वो केवल वही करे स्टेट, उसके अलावा स्टेट को और कुछ नहीं करना चाहिए. And in the modern liberalism, role of the state is emphasized to be that welfare state, where social, economic inequalities are emphasized. मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो स्टेट के रोल के ऊपर फोकस करता है कि स्टेट को अपना रोल ज़्यादा प्ले करना चाहिए ताकि वो वेलफेयर स्टेट का रोल प्ले कर सके. और वेलफेयर स्टेट का जब कोई स्टेट रोल प्ले करता है तब वो सोशल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो ज़्यादा फंक्शन करता है. तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट का रोल कम से कम होना चाहिए, उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए. मॉडर्न लिबरलिज्म क्या कहता है? स्टेट को गरीबी कम करने के लिए, लिटरेसी बढ़ाने के लिए, और सोसाइटी के अंदर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, अब उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट जो है फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, इस प्रकार की, या लोगों को पेंशन दे रही है, जो एजिड है, विधवा है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको सरकार पेंशन प्रोवाइड करा रही है. तो स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन करना चाहिए, वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए. ये मेन डिफरेंस है क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सभी लोगों के लिए. अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी रिसेंटली एक इशू बहुत चल रहा है मीडिया के अंदर, कंगना रनौत का जो इशू है वो मीडिया के अंदर छाया हुआ है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है. कैसे? हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस बात की फ्रीडम दी है कि हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, और उससे हमें कोई नहीं रोक सकता. जैसा हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का राइट हमारे पास होना चाहिए. हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं बोलकर, गाकर, लिखकर, यानी कोई हम राइटिंग्स कर रहे हैं, हम नॉवल लिख रहे हैं, हम कोई पोएम लिख रहे हैं, या हम एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे भी, जैसे भी आपका जो तरीका है, आप ड्राइंग बनाकर कर सकते हैं, आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं, आप मूर्ति बना सकते हैं, जो आपका तरीका है उस तरीके से आप अपनी फ्रीडम को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें. और यही है राइट ऑफ एक्सप्रेशन. अभी रिसेंटली कंगना रनौत ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दिया, और कंगना रनौत की आवाज़ को दबाने के लिए, यानी उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट करने के लिए, यानी कोई और ऐसा नहीं कर पाए, अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पर दबाव बनाते हुए उनके जो ऑफिस की बिल्डिंग थी उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और उस बिल्डिंग को उन्होंने गिरवा दिया, ताकि लोगों में भय आए और लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलें. तो ये सीधा जो इशू है वो रिलेट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से. चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. वन ऑफ द इशू दैट कंसिडर्ड टू बिलोंग द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. J.S. Mill set out good reason
Why freedom of expression should not be restricted? मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस से रिलेटेड एक इशू और है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी ये वो मिनिमम एरिया है नॉन इंटरफेरेंस का जहां पर किसी को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जेस मिल, जिन्होंने अपनी फेमस बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी, उन्होंने अपनी इस बुक में कुछ अच्छे रीजंस बतलाए हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल वैल्यू and for that society must be willing to bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it. Freedom of expression एक fundamental value है उस सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी को बचाने के लिए सोसाइटी को कुछ इनकन्वीनियंस जो है उसको बियर करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रेस्ट्रिक्ट इट, ऐसे लोगों से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, उन लोगों से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए सोसाइटी को कुछ न कुछ इनकन्वीनियंस तो बियर करना ही पड़ेगा, उसे कुछ असुविधा देखनी ही पड़ेगी ताकि वो इस फ्रीडम को बचा सकें, I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it. एक फेमस थिंकर है वॉल्टेयर, उनका ये फेमस सेंटेंस कि भले ही मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, फिर भी आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, यानी आप जो कहना चाहते हैं, आपके इस राइट को मैं मरते दम तक डिफेंड करूंगा। तो हम अभी आगे कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह समझेंगे। बैनिंग इज ईजी solution for the short term since it meets the immediate demand, but it is very harmful for the long term. अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो किसी चीज़ को बैन करना जिसको लेकर इशू हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे रिलीजियस कमेंट किया है, इन्होंने हमारे भगवान के ऊपर, या इन्होंने हमारी देवी देवता के ऊपर, या इन्होंने हमारी फीलिंग्स को उन्होंने हर्ट किया है, इनकी बुक को बैन कर देना चाहिए, इनकी पेंटिंग्स को, या इस पर्टिकुलर पर्सन जिसकी मूवी से हमारी फीलिंग्स हर्ट हो रही है, ऐसी सब चीज़ें कहकर वो बैन करने की बात करते हैं। पर जब हम एक बार बैन करना स्टार्ट कर देते हैं, इन द लॉन्ग टर्म prospect of the freedom of society, because once one begin to ban, then one develops to habit of banning. एक बार जब हम बैन करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे को बैन करने की हैबिट पड़ जाती है। इसलिए हमें इस चीज़ से बचना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बैन करने की जो नेचर है उससे बचना चाहिए। यहाँ मैं आपको कुछ इश्यूज बता दूँ। कुछ बुक्स है, कई बार आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी रानी पद्मिनी की स्टोरी को लेकर, जिसको लेकर कर्णी समाज के लोगों ने, राजपूत समाज के लोगों ने उसके ऊपर बैन लगाने की डिमांड करी। और आप लोग जानते हो तो राजस्थान में ये मूवी जो है वो पिक्चर हॉल्स के अंदर उन्होंने कहा कि हम तोड़ फोड़ कर देंगे, हम आग लगा देंगे, और वो मूवी जो है अंदर डिस्प्ले नहीं हो पाई उसको। वो हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, फिर भी पिक्चर हॉल्स के जो ऑनर्स थे उन्होंने सेफ स्टेप लेना उचित समझा और इस मूवी को उन्होंने नहीं दिखाया। तो ऐसी कई घटनाएं होती हैं। ऐसे ही एक ऑबरे मेनन ने एक रामायण रिटोल्ड एक बुक लिखी, उसको बैन करने की डिमांड उठी। ऐसे ही दीपा मेहता एक फिल्म मेकर थी, उन्होंने बनारस की जो महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं, उनकी स्थिति को दिखलाते हुए एक मूवी बना रही थी वाटर, पर लोगों ने उसको बैन कर दिया, विरोध किया उसका। इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि उनको मूवी की शूटिंग को बनारस की बजाय कहीं और उनको शूट करना पड़ा। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि भारत की गलत छवि जो है वो विश्व के अंदर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे सलमान रश्दी एक राइटर है, मुस्लिम है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी सेटनिक वर्सेज, उसको ये कह के कि भाई ये इस्लाम का विरोध करती है, या कट्टरपंथियों ने उसका विरोध करना चालू कर दिया और उनकी इस बुक को बैन करने के लिए कहा गया। ऐसे ही एक मूवी है जो जीसस क्राइस्ट के ऊपर बनी है, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस, उस मूवी को भी बैन कर दिया गया। ऐसी कुछ चीज़ें हैं या कुछ पेंटिंग होती है या मूवी होती है जिनको लोग बैन करने की बात करते हैं, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि राइट टू एक्सप्रेशन सबका एक फंडामेंटल राइट है, और किस सीमा तक या किसे बैन किया जाना चाहिए इस बात की जरूरत को समझा जाए कि राइट टू एक्सप्रेशन सबका एक इंडिविजुअल राइट है। आप किसी की बात से सहमत हों या ना हो, पर उसको अपनी बात कहने का आपको मौका देना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस प्रकार से उन्होंने समझाया है। फर्स्ट, no idea is completely false. What appear to us is false has an element of truth. जो भी कोई बात हमारे सामने आती है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई का अंश जरूर होता है। कोई भी बात completely false नहीं हो सकती है। सेकंड, हम डिस्कस कर रहे हैं क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बैन नहीं किया जाना चाहिए। Truth does not emerge by itself.
It is only through a conflict of opposition views that truth emerges. सच्चाई अपने आप में सामने नहीं आती। जब दो विचार आपस में टकराते हैं, उसमें से फिर हमें मालूम चलता है कि ये विचार असत्य है और ये सत्य है। तो जब हमें इस बात का पता चलता है, यानी किसी सच्चाई को बाहर आने के लिए उसके अपोजिट व्यू का होना भी जरूरी है। इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं रोका जाना चाहिए। थर्डली, ट्रूथ ऑलवेज रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग रिड्यूस और अनथिंकिंग क्लिच। सत्य के साथ हमेशा ये खतरा बना रहता है, ये रिस्क होता है कि उसे कम करके आंका ना जाए, या कुछ उनको रूढ़िवादी बातों के पीछे सच्चाई को छिपा न दिया जाए। क्योंकि सदियों से किसी बात को जब हम सच मानते चले आ रहे होते हैं, यानी कि उस बात के साथ हम फिक्स हो जाते हैं कि नहीं यही सच है, और दूसरे उसके खिलाफ जो उसके अगेंस्ट या उसके जो विरोधी विचार होते हैं उनको अगर हम नहीं लेते हैं, तब फ्यूचर में हमें जाके मालूम चलता है कि जरूर नहीं, कि जिस बात को हम आज तक सच समझ रहे थे। एक किसी समय में ये माना जाता था कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी का राउंड शेप नहीं है। किसी टाइम में ये माना जाता था कि पृथ्वी सूर्य के अराउंड जो है वो चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगाता है। पर एक समय आया जब विरोधी विचारों को लिया, जब इनके अपोजिट आइडिया को एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद में ये मालूम चला कि आज तक हम जैसे सच समझ रहे थे वो तो सच था ही नहीं, सच तो कुछ और है। It is only when we expose the opposing view that we can be sure that this idea is trustworthy. जब हम अपोजिट व्यू को लेते हैं तभी हमें मालूम चलता है कि जिस बात पर हम विश्वास कर रहे हैं वो आखिर में सच है भी या नहीं। Finally, we cannot be sure that what considered is true is actually true. Very often ideas were considered false at a point of time by entire society turn out to be true later on. आज तक जिस बात को हम सच मानते चले आ रहे थे, बहुत समय बाद जाकर वो मालूम चलता है कि वो बात तो सच है ही नहीं, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो इसलिए किसी अपोजिट व्यू को हमें एक्सेप्ट करने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, लोग इसी गलत धारणा को मानते चले आ रहे थे कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाता है। क्योंकि पहली बार जिसने कहा होगा उसको लोगों ने बहुत ज़बरदस्त उसका विरोध किया होगा, पर राइट टू एक्सप्रेशन होने की वजह से कई बार जिस बात को हम सच मानते हैं वो झूठ निकलती है, और हमें मालूम चलता है जो उसके अपोजिट जो आइडिया आ रहा है वो एक्चुअल में ट्रुथ है। इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना बेहद जरूरी है। महात्मा गांधी स्वराज। महात्मा गांधी ने स्वराज्य के ऊपर अपने क्या विचार दिए हैं। इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ। जब हम अपने आप के ऊपर रूल करना सीखते हैं, अपने आप को शासित करना सीखते हैं, या हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, इसका निर्णय करने का अधिकार हमें होना चाहिए। इसे ही स्वराज कहा है महात्मा गांधी ने। ऐसी संस्थाएं जो मनुष्य के, किसी व्यक्ति की सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कैपेबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसका सम्मान नहीं करती है, और ऐसी स्थिति के अंदर स्वराज्य बेहद जरूरी हो जाता है। स्वराज्य का मतलब हम अपने आप को स्वयं शासित करें। और बाद में एक समय बाद महात्मा गांधी ने इस विचार को दिया, और उसी समय एक विचारक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने भी ये नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। स्वराज्य के बारे में महात्मा गांधी ने एक अपनी बुक में इसको लिखा है। उस बुक का नाम है हिंद स्वराज्य। और ये बुक महात्मा गांधी जब ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपने इस बुक को लिखा 1909 में। नाउ वी आर रीच्ड एंड ऑफ द चैप्टर। We began saying that freedom is that absence of external constraint. Freedom का मतलब केवल external constraint से ही आज़ादी होना नहीं है, बल्कि फ्रीडम हमें हमारी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए, हमारी चॉइसेस को बनाने के लिए, हमारी जो खास बात है, हमारे में जो खूबी है, उसको बाहर लाने के लिए भी जरूर होती है। और जब हम हमारी चॉइसेस को बनाते हैं तब हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि इस एक्शन के क्या परिणाम होंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।